14% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है हर साल। हम बोलें कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हमने आग बंद कर रखी है और कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मेरे को खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग खुद करनी है तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? लोग बोलते हैं प्रायोरिटी वाइज फर्स्ट गॉड, सेकंड फैमिली, थर्ड आपका सोशल सर्कल, फोर्थ आपका करियर। अब फर्स्ट पे करियर को ले आओ, फैमिली सब सेकंड नंबर पे आ जाएगी अगर आपको ग्रोथ माइंडसेट पे आना है तो। अब जैसे डाउन जा रही है मार्केट, डाउन जा रही है मार्केट, डाउन जा रही है। अब जिस बंदे ने 3 लाख डाला और उसको वहाँ पे पोर्टफोलियो पे दिख रहा है 270। मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग क्यों डाला? इंडिया की माइंडसेट बता रहा हूँ कि लोगों का कि ग्रोइंग माइंडसेट ही नहीं है। उसने अपनी लाइफ का हिसाब किताब लिखा नहीं आगे का ना। उसको पूछ लीजिए कि अगर वो बेबी प्लान कर रहा है, उस बेबी की एक्सपेक्टेशन उससे क्या है, उसके बाद आत्मा कांप जाती है अपने आप। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में। अब फाइनेंशियल मिस्टेक से मेरा मतलब यहाँ पे है, देखो एक नॉर्मल जो बंदा होता है और एक अमीर बंदा होता है। अब देखो सेविंग्स तो दोनों ही करते हैं। क्या कारण रहते हैं कि जो नॉर्मल बंदा है वो अमीर नहीं हो पाता? तो यहाँ पर हम एक एक्सपर्ट से डिस्कस करेंगे जो खुद एज एक CFP हैं, जिनको 17 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर, विप्लव मजुमदार सर को। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। धन्यवाद पुलकित जी। तो सर आप बताइए, एक बंदा यहाँ पे है और एक बंदा यहाँ पे है, सेविंग्स अपने लेवल पे दोनों ही कर रहे हैं, तो क्या कारण रहते हैं कि जो रिच बंदा है वो और रिच हो जाता है और जो मिडिल क्लास है या गरीब बंदा है वो वहीं रह जाता है? देखिए, जिसने ऑलरेडी सेविंग बना ली है और जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कारण अगर उसके अच्छा रिटर्न आ रहा है तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से उसकी वेल्थ और ज़्यादा बनती है। तो ये वैसा है कि उसने एक लीड ले लिया है तो उसकी वेल्थ बनती जाएगी। दूसरा, आपका इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी नहीं है, सही इन्वेस्टमेंट ही आपको वेल्दी बनाएगा। इन्वेस्टमेंट तो पूरे इंडिया में सब लोग करते हैं भाई। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें बताया जाता है सेव करो, भविष्य के लिए सेव करो। तो भविष्य में किस चीज़ का प्राइस क्या होगा इसको बिना जाने हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉब्लम वहाँ आती है। तो आप अगर नोटिस करिए कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन्वेस्ट इन FD, इंश्योरेंस, उनको जो सिखा दिया गया वो उसी को मान लेते हैं कि ये भाई हमने किससे सीखा, हमने पेरेंट्स से सीखा, उनके पास पेंशन थी। तो एक जिसके पास पेंशन है वो क्या बोलेगा, आई वांट सेफ्टी, क्योंकि उसका भविष्य तो पूरी तरह से सेफ है। मैं BSNL में गया, BSNL में हमने बात करी कुछ एम्प्लॉयज़ से। तो कुछ एम्प्लॉयज़ थे जिनके पास OPS थी, कुछ एम्प्लॉयज़ थे जिनके पास में पेंशन नहीं है। दोनों का दर्द बिल्कुल अलग अलग। सो अब अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, दोनों अगर सेफ्टी की बात करने लगे तो कैसे होगा? एक को अपने भविष्य में इस सेविंग से जीना है, दूसरे के लिए वो सेविंग एडिशनल है। तो दोनों का कंपैरिजन नहीं है। हमने क्या किया, हमने गलत ये कर दिया कि सुनी सुनाई बातों को ही हमने एक्सेप्ट कर लिया। ओके। तो प्रॉब्लम वहाँ पे था। आप देखो पुलकित जी, आपकी एक ओपिनियन है, यहाँ हम लोग जितने भी लोग इस रूम में हैं सबकी अपनी अपनी ओपिनियंस है। ये ओपिनियन सही है या गलत, पहला सवाल तो यहीं से उठता है। तो ये कौन तय करेगा कि वो सही है गलत, किस बेसिस पे? मैं अगर बोलूँ कि FD सही है, FD गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है गलत है, अपने आप में कोई पैरामीटर तो होगा। तो फाइनेंशियल नॉलेज के बिना वो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे सोच समझ के बनाए गए हैं। अगर एक FD है तो वो भी एक सोच समझ के बनाई गई है, म्यूचुअल फंड है तो वो भी सोच समझ के बनाया गया है। तो सारे के सारे अपनी अपनी जगह ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि खुद की फाइनेंशियल नॉलेज खुद को ही होनी चाहिए कि आपके लिए राइट प्रोडक्ट कौन सा है। एग्जैक्टली देखिए, FD, म्यूचुअल फंड, ये कुछ भी आपके लिए नहीं बना है। मैं अगर बात करूं, FD है, शेयर्स हैं, ये अपने लिए काम करते हैं। वेदर देखिए, एक ट्रेन चलती है, वो ट्रेन अपनी जगह चल रही, आपके लिए बनी है क्या? मैं अगर बोलूं कि अंबाला से चंडीगढ़ की ट्रेन है, अगर आपको यूज़ है तो आप यूज़ करोगे। बिल्कुल। तो हम ये क्यों मान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए बना है? मेरी लाइफ में एक पर्पस है, उस पर्पस के लिए इसको यूज़ करना है। तो इन्वेस्टमेंट भी सेम चीज़ है। और ओके। हर दौर का इन्वेस्टमेंट अलग है, हर दौर का। कोविड के पीरियड का आपका इन्वेस्टमेंट अलग था। कुछ लोग फॉर्चुनेट थे जिनको सोचने की ज़रूरत नहीं थी, पैसे बहुत थे तो वो इक्विटी में डाल सकते थे उस वक्त। कुछ की सिचुएशन अलाउ नहीं करती थी। तो हर दौर का इन्वेस्टमेंट अलग है। सर सबसे पहली चीज़ तो आती है माइंडसेट। अब जो लोग नॉर्मल होते हैं उनका ना कभी ग्रोइंग माइंडसेट ही नहीं होता। तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है? और दूसरा क्वेश्चन भी मेरा साथ साथ आपसे ये है कि रियल वेल्थ का मतलब क्या है, ताकि लोगों को समझ आए कि एक्चुअल वेल्थ होती क्या है। आप ऐसे सोचो, आपके घर का एक बच्चा
डेली खेलता है, हाई स्कूल में 10th क्लास में है, 6 महीने बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, मान लीजिए उसके यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट होता है और वहाँ पे वो फेल कर जाता है। देन ऑल ऑफ सडन ही रियलाइजेस कि यार मेरे को तो यहाँ पे नंबर मतलब पास टॉप करने को छोड़ो, पास होने के लाले पड़ रहे हैं। वही बंदा बदल जाता है। ये नॉर्मल लोग ही बदल जाते हैं द मोमेंट दे असेस देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिचुएशन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई बंदा, मैं डिफेंस के कर्नल की बात करता हूँ, उनके यहाँ तो पेंशन भी है, सारी चीज़ें। हमारा डिस्कशन चला, मैंने कहा बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, तो डीएसओपी में इन्वेस्ट करते थे। तो बच्चे की जो पढ़ाई की जो इन्फ्लेशन है ना, दैट इज़ 10%। मैंने सामने दोनों चीज़ें रखी, मैंने कहा जो प्लेटफॉर्म आप देना चाहते हो दे नहीं पाओगे। देन ही रियलाइज्ड, ही सेड कि चलो एसआईपी करते, बहुत पुरानी बात है। आप एक बार उसका लाइफ का असेसमेंट कर लीजिए तो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाता है लाइफ में कमी है, तो फिर वही बंदा बदल जाता है। बिल्कुल। एक बंदा जॉब में था, उस बंदे को मैंने बताया कि आपके जो करियर में तुम हो, तुम्हारा काम ही नहीं हो सकता, कभी नहीं हो पाएगा। हमारे ही कंपनी में था, 12,000 की सैलरी पे था, और एक बार हम लोग बात कर रहे थे। ही सेड कि मुझे क्या करना है, मेरी माँ की उसकी फादर नहीं थे तो माँ की फैमिली पेंशन आती है, मेरा पैसा आता है, 24,000 रुपये हो जाते हैं। मैं उसको सीएफपी पढ़ाना चाहता था और उसको कई सारी चीज़ें कराना था। उसने बोल दिया जहाँ तक आगे बहुत सुखी हूँ। तो फिर मैंने 4-5 दिन बाद इवेंट प्लान किया और मैंने ये प्लान किया कि आई विल ड्रैग एन एक्सेल और उसकी मदर की एज खींचूंगा एंड लेट हिम से कि ये पैसा वहाँ रुकेगा। हुआ क्या पुलकित जी, मैंने वो जब ड्रैग किया ना तो 10 साल बाद का ही देख के वो बोलता है, माँ आज नहीं तो कल तो नहीं रहेंगी, ये पैसा तो चला जाएगा। उसने जॉब छोड़ दिया, उसने दुकान शुरू की, उसका जो भी तरीका रहा हो, उसको सीएफपी टफ लगा, बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, तो उसने जॉब छोड़ के दुकान शुरू किया कि नहीं मेरे लाइफ में तो पैसा ही नहीं। अब ये नॉर्मल से ग्रोथ में बदल गया, बिल्कुल, माइंडसेट चेंज हो गया। माइंडसेट चेंज हो गया। तो आप अगर सिचुएशन देख लेते तो हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ अपनी सिचुएशन एट द एज ऑफ 60 अभी चेक कर लो। ओके। तो भाई हम लोगों ने क्रिकेट का मैच देखते हैं ना, तो हमें रूल ऑफ द गेम पता है कि 50 ओवर का मैच है, इसके अंदर में 50 ओवर में ही रन मारने हैं। हमारे करियर का मैच कितने ओवर का है, 30 इयर्स का। ठीक, आपने 15 साल बिता दिए एफडी इंश्योरेंस के नाम पे, क्योंकि पता नहीं था। अब आप कहीं से थोड़ी जानकारी मिली, अब हाथ पांव मारते हो, होगा ही कुछ नहीं। तो ऑटोमेटिकली वो नॉर्मल आदमी ग्रोथ माइंडसेट में बदल जाएगा। क्योंकि जो कंपाउंडिंग का जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड होता है वो तो चला ही गया। वो तो वेस्ट करा दिया। क्योंकि जो पावर है कंपाउंडिंग की वो स्टार्टिंग से ही है। वो स्टार्टिंग से वो घर वालों ने, दोस्तों ने ही निपटा दिया। सो ग्रोथ में तो वो ऑटोमेटिकली फिर बाद में जाता है और बाद में बहुत दिक्कत आती है। ओके। तो सर जैसे अभी रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, अब यहाँ पर हम 5 से 6 बंदे बैठे हैं। अब आपकी सेविंग्स कुछ अलग होंगी, मेरी कुछ अलग होंगी, बिहाइंड द कैमरा 2 बंदे बैठे, इनकी सेविंग्स कुछ अलग होंगी। अब इनकी फैमिली की सर्कमस्टांसिस भी अलग होंगे, किसी की बहन की शादी होगी, किसी के ऊपर कोई बर्डन होगा, किसी के पेरेंट्स रिटायर हो रहे होंगे, हर किसी की अलग अलग सिचुएशन है। और एज क्राइटेरिया भी अलग है, आप अपने 40s में हो गए, मैं 20s में हूँ, ये मतलब 25, मतलब मिक्सअप है सबका। तो ये बात तो क्लियर है कि खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग हर बंदे को खुद ही करनी है, क्योंकि मेरे से बेहतर मैं अपने आप को कोई नहीं जान सकता, आपसे बेहतर अपने आप को कोई नहीं जान सकता। आपका मंथली इनकम अलग होगी, मेरी अलग है, इनकी अलग है, सबकी अलग है। तो ये बात तो क्लियर है कि खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग खुद ही करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर भी एक चीज़ हो सकती है, या तो हम किसी सीएफपी को हायर कर लें कि भाई अपना सारा का सारा बता दिया, उन्होंने प्लान कर दिया, बट वो मिडिल क्लास लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। उन्होंने बोल दिया 50,000 रुपये महीना, लाख रुपये महीना, तो बंदा कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा। बट अगर मेरे को खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग खुद करनी है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? देखिए, पहला पॉइंट तो यह है कि सीएफपी जो मार्केट में हैं वो इस लेवल के हैं नहीं। ओके। ऑनेस्टली सेइंग, एक्सपीरियंस होना 10-15 साल का एक्सपीरियंस के बिना नहीं हो सकता। फिर नंबर ऑफ प्लान्स बहुत ज़्यादा बनाए हो, डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोगों को हैंडल किया हो, वही कर सकते हैं। दूसरा, जब एज ए सीएफपी मान लीजिए पुलकित जी मैं आपके लिए प्लान करूँगा ना, तो मुझे आपके शूज़ में आना पड़ता है, आपके माइंडसेट में आना पड़ता है। वो 100% पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए अपना करना पड़ेगा। पहले बात तो वो आ जाती है, सबसे पहली चीज़। दूसरा, सीएफपीज़ के साथ भी एक चीज़ क्या आती है, वो बिज़नेस में आप भी अपनी बड़ी गाड़ी के लिए काम करते हो, तो हर साल कुछ कस्टमर्स वो छोड़ेंगे,
ये बात बिल्कुल तय है। ओके। भाई उसको भी तो ग्रोथ लेनी है, बिल्कुल। तो 80-20 रूल फॉलो करेगा। तो 80-20 रूल फॉलो करने में आप तो पहले साल ही बाहर हो गए। तो इट्स बेस्ट कि आप खुद ही उस चीज़ को सीखो। इसमें सबसे पहला रूल जो आता है, आपका स्पॉन्सर कौन, आपका पैसा कहाँ से आ रहा है। ठीक है। इसको अगर रियलाइज़ किया, लोग क्या बोलते हैं, मैं मिडिल क्लास का मंत्र आपसे बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ। लोग बोलते हैं प्रायोरिटी वाइज फर्स्ट गॉड, सेकंड फैमिली, थर्ड आपका सोशल सर्कल, फोर्थ आपका करियर। मैं बोलता हूँ फर्स्ट पे भगवान तो दिल में है, अब फर्स्ट पे करियर को ले आओ, फैमिली वैमिली सब सेकंड नंबर पे आ जाएगी अगर आपको ग्रोथ माइंडसेट पे आना है तो। वरना सच्चाई ये है कि विदाउट सोशल सिक्योरिटी ऑफ दैट लेवल अनलिमिटेड सोशल सिक्योरिटी तो नहीं मिल सकती। आप मिडिल क्लास के पास क्या घर वालों को बचाने के, हॉस्पिटल बिल पे करने के पैसे हैं? एक पीढ़ी तो गुजरेगी ही आपको फैमिली को ऊपर लाने में। बिल्कुल। वरना ऐसे ऐसे परिवार देखता हूँ जहाँ पे लोगों की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है ना, एक बीमारी, दूसरी बीमारी, तीसरी बीमारी। सो आप काम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ओके। करियर को, भाई पैसा, पहला पैसा आपको कौन देगा? आपकी काबिलियत से आएगा। हम क्या लेके पैदा हुए हैं? आप ऐसे बिजनेसमैन देखिए जिनका रातों रात सब लुट गया, किसी भी फ्रॉड की वजह से, स्कैम की वजह से, कुछ भी ऐसा हुआ। अगर उनके पास एबिलिटी है टू अर्न, वो दोबारा खड़े हो जाते हैं। सो ये एबिलिटी मिडिल क्लास को पकड़नी पड़ेगी सबसे पहले। और साथ तो एक चीज़ हो गई पैसा कमाना, दूसरा पैसा को मैनेज करना। ओके। मैनेज करने में वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्राइसिंग, ग्रोथ ऑफ एसेट्स। सो एफडी का रेट क्या है, एफडी का यूज़ क्या है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको देखना पड़ेगा तमाम इन्वेस्टमेंट्स हैं, उस इन्वेस्टमेंट के पीछे की कहानी क्या है, एंड इट इज़ कॉमन सेंस। तिल से तेल निकलेगा, बिल्कुल क्लियर बात है। हमारे बंगला में बोला जाता है कि मछली के तेल से ही मछली को फ्राई कर रहा है, टाइप से बातें आती हैं। मुद्दा ये आता है कि देखिए, कोई भी अपने घर से कुछ नहीं देगा। एक बिजनेस है, बिजनेस जब फंडिंग लेता है तो उसके पास दो सोर्स है। एक सोर्स है डेट, दूसरा सोर्स है इक्विटी। डेट को आप बदल दो, बॉन्ड को आप बदल दो एफडी में, और इक्विटी इक्विटी की जगह। ठीक है। ठीक। तो हमको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं एफडी में भी डाल रहा हूँ, अल्टीमेटली इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय सम बिजनेसमैन। मैं रिस्क बिजनेस का ही ले रहा हूँ। अगर वो लुट गया तो ये एफडी भी डिफॉल्ट करेगी। बिल्कुल। ठीक। तो मैं जा क्यों रहा हूँ? मैं देखता हूँ लोग 9%, 10% की एफडी ढूंढने लगते हैं। अगर मुझे रिस्क लेना ही है बिजनेस का तो वाई नॉट इक्विटी। दूसरा, मैं एफडी का क्यों करता हूँ? मैं फ्यूचर में कुछ खरीदूंगा, तो आप जो भी खरीदोगे उसकी प्राइसिंग तो चेक करो। बिल्कुल। सो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि बच्चे की कॉलेज की फीस 10% से बढ़ रही है। मान लीजिए 1 लाख रुपए आज मेरे पास है, तो ये 10% से, कॉलेज की फीस अगर आज 1 लाख है, 10% से बढ़ेगा। अब मैं एफडी करता हूँ 7 से बढ़ेगा। इसका मतलब 3,000 का लॉस हो रहा है। 3,000 का ईयरली लॉस हो रहा। ठीक है। अब इसका कंपाउंडिंग, 3,000 का लॉस आपको दिख रहा है, वो 3,000 नहीं है, पहले साल 3,000 कंपाउंडिंग। में जाएगा। तो इससे बढ़िया तो ये है कि कॉलेज वाला ही ले ले, उसको दे नहीं सकते, लुट जाए, बच्चे की प्रेफरेंस बदल जाए। तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ मैनर कि वहाँ से ज़्यादा मिले। बट एक बार मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा, लाइक कि मानो मैंने इक्विटी में डाल दिया, बट मार्केट तो अनसर्टेन है, तो उस टाइम बंदा क्या करे? अनसर्टेन है क्या? पहला क्वेश्चन मेरा ये है, अनसर्टेन क्या? अब इक्विटी के अंदर डाला है बेसिकली, लाइक कि मैंने कोई म्यूचुअल फंड लिया, अब पैसा इक्विटी में जाना चाहिए, जैसे भी है स्टॉक्स में लेके डाल दो या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। लाइक कि मैंने अभी हाल फिलहाल का एग्जांपल लेते हैं, मार्केट कल परसों ही 10% से क्रैश हुई है। अब मानो मैंने 3 लाख रुपए उसके अंदर डाले हुए हैं, अब वो डेली 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 क्रैश आ रहा है। अभी मानो कि अब मैं मिडिल क्लास का माइंडसेट बता रहा हूँ कि अब होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती लोगों के पास। अब जैसे डाउन जा रही है मार्केट, डाउन जा रही है मार्केट, डाउन जा रही है। अब जिस बंदे ने 3 लाख डाला और उसको वहां पे पोर्टफोलियो पे दिख रहा है 270, स्कीम मान के डाला था ना? वो मैं समझ गया, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग नहीं, टर्म होती मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग क्यों डाला? ओके। आपने फिर से किसी के कहने पर डाल दिया, फिर से स्कीम समझ के डाल दिया। आप इक्विटी को इक्विटी की तरह डालोगे ना, मतलब इक्विटी पे इक्विटी का रिस्क है नंबर 1। तो अगर मैं 5 साल 7 साल के लिए रख रहा हूँ, अच्छे बिजनेसेस में पैसा डाल रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मैं अगर देखिए, यहाँ पे 2 फर्क आता है। लोगों को क्या लगता है मैं शेयर मार्केट में बना लूंगा पैसे। फंड मैनेजर बेवकूफ़ है क्या?
ये यही सबसे ज़्यादा होशियार लोग हैं जो कहते हैं मैं चलती बाजार में सब कुछ कर लूँगा। आप बताओ कौन सा बिजनेस लुटने वाला है उसको पता है या फंड मैनेजर को ज़्यादा अच्छा पता है? उसका काम है 1% के ऊपर उसकी एक्सपर्टीज आपको मिल रही है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड का बेसिक सीखना तो पड़ेगा। बिल्कुल। प्रॉब्लम यह है लोगों के साथ, बच्चे को तो कहते हैं कि तुम बेसिक्स बनाओ, हम्म। पढ़ो, पर्ची मत बनाओ। हम्म। खुद पर्ची ढूंढते हैं कि टिप मिल जाए। बिल्कुल। तो इससे काम नहीं होने वाला। दूसरा, जब आपको पूरी जिंदगी, आप बताओ पुलकित जी, आपको एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइस कब तक चाहिए लाइफ में? लास्ट तक ही चलती रहेगी। लास्ट तक चलती रहेगी। तो ये एबिलिटी डेवलप कर लेना ज़्यादा बढ़िया है ना। बिल्कुल। अब एक बात बताओ, एक एडवाइज़र बताओ जिसने कसम खाई हो कि पुलकित भाई को मैं एकदम मतलब सक्सेसफुल बना के ही मरूंगा, एक एडवाइज़र का नाम कोई बताओ। भी नहीं है। तो फिर ये एबिलिटी तो डेवलप करनी खुद चाहिए। में ही आनी चाहिए। इसके बिना संभव नहीं है। वो कोई रास्ता किसी ने लिया, वो बीच रास्ते छोड़ देगा, आपको जो एडवाइज़र है वो भी छोड़ देगा। तो ये एबिलिटी तो डेवलप करनी ही पड़ेगी। हम कहते हैं उसका ऊपर चला गया फिर। तो मुद्दा ये है कि बिना समझे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि होल्डिंग पीरियड, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, किसी ने अगर मान लीजिए पुरानी SIPs चल रही हैं या किसी ने अभी इस मार्केट में डाला, आपके पास ऑप्शन क्या है? मिडिल क्लास के पास FD, आपके पास में म्यूचुअल फंड्स, आपके पास ज़मीन, बैंक से लोन लेकर के घर खरीद लेंगे, कमर्शियल पे वो जाते नहीं, तो जाओगे कहाँ? तो अगर मैंने अपना इमरजेंसी का पैसा रख लिया, इफ़ आई हैव प्रिपेयर्ड माई कैश फ्लो, कि देखिए, हम अगर अपना कैश फ्लोज नहीं बनाएंगे, अपने गोल्स नहीं लिखेंगे, तो कोई दूसरा क्यों लिखेगा? तो आपको तो सारी जिम्मेदारियां अपनी लिखनी पड़ेंगी। 2025 में हम बैठे हैं, 26, 27, 28, 29, 30, इन अगले 5 सालों में मुझे कितने पैसे चाहिए? ये पैसे म्यूचुअल फंड के नहीं है। ओके, समझ गया। ये पैसे म्यूचुअल फंड के नहीं, इसके बाद वाले पैसे जो हैं वो म्यूचुअल फंड के हैं। तो ऐसे आपको अलग अलग रखना पड़ेगा। मैं समझ गया। तो सर, आपने जैसे बोला था कि वेल्थ बनाने के लिए मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अब सबसे पहले म्यूचुअल फंड ही आता है। स्टॉक्स की तो नॉलेज चलो बाद में होएगी, किसी को क्या है वो रिस्क की प्रोफाइल लगा लो, बट म्यूचुअल फंड तो एक तरह से लोगों के दिमाग में सेफ है। तो अब म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है तो उसके भी दो ही तरीके हैं, या तो लमसम या SIP। तो इसके ऊपर आपकी कुछ टिप्स? देखिए, लमसम पैसा तो बात का है, जब आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो SIP से हो जाती है। और छोटे छोटे पैसे जब आप मंथली इन्वेस्ट करते हो, इससे बहुत बड़ा पैसा दिखने लगता है 5 ही साल के अंदर। तो आपको पहली चीज़ क्या दिखती है कि मैंने इतना पैसा बचाया, फिर ग्रोथ भी आ जाती है। एक साइकिल जैसे ही ऊपर आती है आपको खुद दिखता है कि इतना ज़्यादा वेल्थ इसमें बनती है। तो इट्स अ मैटर ऑफ पेशेंस। दूसरा, आपको इनकम बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ाए, होता क्या है इसके अंदर, SIP में कुछ और चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। SIP लोग आके क्या बोलते हैं, 20 साल की SIP कर लो, नहीं करनी है। आप मुझे बताओ, इस साल आपकी इनकम मान लीजिए 25,000, अगले साल 30,000 होगी ना, तो SIP का अमाउंट बढ़ाओगे। तो हर साल अमाउंट बढ़ाने के लिए क्या करोगे? फिर नया फोलियो खोलोगे। हाँ, स्टेप अप SIP। तो स्टेप अप SIP कितनी? तो जितनी आपकी सैलरी उस हिसाब से करो। सो आपको अप्रैल टू मार्च ही आपकी SIP चलनी चाहिए और हर साल उसको रिवाइज करो। इसमें 2 फायदे होते हैं। यू गो थ्रू योर ओन सिचुएशन, आप रिव्यू करते हो अपनी सिचुएशन को। अब ज़्यादा डालना है तो ज़्यादा डाल लो, कम डालना है तो कम करो। मान लीजिए उसी टाइम पे कोई बेटर इन्वेस्टमेंट दिख गया तो आप उस पर चले जाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की करते हो आप। डोंट बाय एनी लॉक इन प्रोडक्ट। लॉक इन वाले प्रोडक्ट आपको सबसे ज़्यादा नुकसान देते हैं। आपको अपॉर्चुनिटी मिली और आप उस वक्त इन्वेस्ट नहीं कर पाए तो फ़ायदा क्या हुआ उस पैसे का? FDs की अगर मैं बात करूं, SIP में एक चीज़ और, SIP में 20 साल की SIP नहीं करनी है। नंबर 1, SIP जब भी करें आप फर्स्ट होल्डर अपने को, सेकंड होल्डर अपनी वाइफ को लेके चले। आप ऐड बाद में नहीं कर सकते नाम। ओके। दूसरा, डायरेक्ट में ही करें, रेगुलर में नहीं करें। ठीक है। रेगुलर में SIP करने का नुकसान बहुत बड़ा है। 1-1, 1.5-1.5 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए आपका नुकसान होने वाला। दूसरा, आपका जो एजेंट है उसको भी कुछ भी नहीं आता होता है। आप अगर ओवरऑल देखोगे ना, तो ही इज एन एजेंट ऑफ दैट कंपनी। तो उसको सारा फीड वहां से आता है, इसको कोई एक्सपर्टीज नहीं है, उसको बस बिजनेस लेके आना है। बिजनेस लेके आना। तो आप वो पढ़ाई आप खुद कर लो, उससे बेटर करोगे, क्योंकि वो उसमें कराएगा जहां रेगुलर में भी ज़्यादा ब्रोकरेज होगी।
तो ये हो गया आपका एसआईपी का। देन एफडी में उसको टुकड़ों में एफडी करे, छोटी छोटी एफडी करे। मान लीजिए मुझे 4 लाख की एफडी करनी है तो 25-25 हज़ार की एसआईपी करे, वो 25-25 हज़ार की एफडी करे। कभी ज़रूरत पड़ी तो एक तोड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट भी जो लेना है वो इंटरेस्ट को भी अपने आईटीआर के अकॉर्डिंग प्लान कर ले। तो एक साल एक का, दूसरे साल दूसरे का, सो वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा घर में जो भी पोस्ट टैक्स इनकम बनानी है। तो ये 2-3 बातों का ध्यान रख के चले। तो सर ये तो आपने यहाँ पर एफडी की बात बता दी, एसआईपी की बात बता दी, पर सर लोग ना रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ बड़ा ध्यान देते हैं। लाइक कि मेरे को अभी से सोचना पड़ता है कि जब मैं 60 का होऊंगा तो मेरी लाइफ कैसे होगी, तो 60 का जब होऊंगा उसके लिए अभी पैसा जोड़ना पड़ेगा। तो रिटायरमेंट प्लानिंग में लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं? रिटायरमेंट प्लानिंग में गलती नंबर 1, सुनी सुनाई बातों पे कॉर्पस सोच लेते हैं कि मैं 3 करोड़ होगा तो हो जाएगा, 2 करोड़ होगा तो रिटायरमेंट हो जाएगा। नहीं, आपका कस्टमाइज जो कैलकुलेशन है वो करना पड़ेगा। आपकी पूरी असेसमेंट 60 से 90 तक की, क्योंकि आप अपनी एज को कम नहीं मान सकते। अगर आप एक दिन भी बिना पैसे के नहीं जी सकते तो कॉर्पस आपका 60 to 90 आपका, आपकी वाइफ का, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। ज़िंदगी जीनी है कि काटनी है? जीनी है। तो जीने के पैसे कितने होंगे? दूसरा, कौन से सोर्स से इनकम लेनी है? अगर इनकम सोर्स आपने डिफाइन नहीं किया, अलग अलग इनकम सोर्स से आपका कॉर्पस का डिफरेंस आ जाता है। तो पेंशन प्लान ना लें, कभी भी इनकम के लिए पेंशन प्लान ना लें, वो आपको जीने नहीं देगा। बट सर एनपीएस रिटायरमेंट का सहारा, एनपीएस हमारा गवर्नमेंट ही पोर्टल चलाती है कि, तो वो एक तरह से पेंशन प्लान ही एनपीएस तो पूरा का पूरा। तो उस पर आपके फिर क्या थॉट्स हैं? ओटीसी किसके लिए आता है? सॉरी, ओटीसी प्रोडक्ट किसके लिए आता है? ओवर द ओटीसी काउंटर वाले स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ओके, किसके लिए आते हैं? कस्टमर स्किल जो मतलब। लोग कस्टमाइज बना नहीं सकते। ओके, आप, अगर आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो तो जाओ एनपीएस से, कुछ ना कुछ इनकम मिल जाएगी पेंशन प्लान से, लेकिन आप जी नहीं सकते। आप मुझे बताओ, आपको अगर 10 करोड़ रुपए एनपीएस से मिले, 40% आपका चला गया पेंशन प्लान में, विच इज़ 4 करोड़। ये पैसे फंस गए और इससे आपको एक इनकम आएगी विच विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट यू। आपके खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। 6 करोड़ रुपए से इनकम कैसे जनरेट करोगे आप? वो डिपेंड करता है कि उस पर उस टाइम, नॉलेज, अच्छा समझ गई, उस टाइम पे तो कुछ कर, उस वैल्यू की ही वो होगी। जो भी कर पाओगे आप। हम्म, आपको पहले ही अगर सीखना है तो सीख लो, तो शायद आप एनपीएस से भी बच जाओगे। क्योंकि आपको, जैसे आपका रिटायरमेंट मैंने बोला 42 करोड़ वर्सेस, अगर मैं उसको बोलूं कि वर्सेस 7 करोड़ 8 करोड़, लाइफस्टाइल सेम, तो इतना ज़्यादा पैसा क्यों बनाना? तो पेंशन प्लान के लिए इनकम को प्लान करना है, पेंशन प्लान नहीं खरीदना। ठीक है। तो जिन्होंने पेंशन प्लान, अब क्योंकि होते तो ये 40-40 साल के लिए, 50-50 साल के लिए हैं, तो जिन्होंने कंटिन्यू कर रखा है तो वो कल ही जाके विड्रॉल कर लें। पेंशन प्लान का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पेंशन प्लान का जो प्री मैच्योर विड्रॉल, इट इज़ 100% टैक्सेबल। आपका जो प्रिंसिपल है वो भी जुड़ेगा इनकम में। मतलब मैंने 100 रुपये जमा किया, 100 के 200 हो गए, तो 200 इनकम में जुड़ेंगे, 100 नहीं। तो उनको उसको डिसकंटिन्यू करके सीए के साथ प्लान करना चाहिए कि कब विड्रॉल करना है। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बट इतना तय है कि पेंशन प्लान को कंटिन्यू तो नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो रिटायरमेंट का कॉर्पस बनाना आप कैसे देखते हैं कि किस तरीके से बनाना चाहिए? रिटायरमेंट के कॉर्पस के लिए उसको पहले तो एक, देखिए ये मैटर थोड़ा ट्रेनिंग का है। ये ऐसा नहीं है कि पॉडकास्ट से सुन के वो कर पाएंगे, बिकॉज उन्होंने सोचा ही नहीं है, जानते ही नहीं है। ओके। मतलब मैं अभी आपसे बोलूं कि कोई ऐसी चीज़ ड्रॉ कर दो जो आपने देखी नहीं है, सो मैं अपने ट्रेनिंग सेशन में नहीं, भी बिल्कुल। भी बोलता हूँ कि साकोमाटो फूल ड्रॉ करो, ओके। तो नहीं कर पाओगे। रिटायरमेंट प्लानिंग का जो भी हमें सिखाया गया, इट इज़ रॉन्ग। ओके। एवरीथिंग वी हैव बीन टोल्ड इज रॉन्ग अबाउट रिटायरमेंट प्लानिंग। आपको सिर्फ इतना करना है, रिप्लेस योर इनकम। ओके। तो रिप्लेसमेंट के थ्योरी पे जब जाएगा तो उसके पैसे बहुत कम लगेंगे, तो उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है। तो सर जैसे आपने बोला कि रिटायरमेंट अपने आप में एक मतलब पूरा का पूरा प्लान करना पड़ता है, तो किसी पर्सन को सीखना तो वो कैसे सीख सकता है? देखिए, हम लोग उसके कोर्सेस रन करते हैं, पढ़ाते हैं हम लोग। मनी आईक्यू क्लास में भी वो सीख सकता है। पूरी थ्योरी जो आती है वो उसके अंदर में हम सिखाते हैं। इट्स इज़ वर्कशॉप, ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड नहीं है, वर्कशॉप है।
लाइव चलेगी कि आप भी लाइव करता हूँ 1-on-1 होंगे? रिकॉर्डेड भी होता नहीं, 1-on-1 नहीं करता हूँ। ओके, 1-on-1 तो अब उसके लिए अफोर्डेबल ही नहीं है। ओके, सो उसमें ग्रुप कोचिंग होती है प्लस ओके। रिकॉर्डेड सेशंस हैं, तो इमीडिएटली पढ़ भी सकता है वो उसको। बट रिटायरमेंट प्लानिंग तो उसको सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि दूसरा कोई भी करेगा तो आप अगर 1 करोड़ लगा रहे हो तो दूसरा करेगा तो 7 करोड़ लगेगा, ये एकदम क्लियर है। ठीक है, तो मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूँगा यहाँ पर सर की वर्कशॉप मतलब 3 दिन कंडक्ट रहती है, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके वर्कशॉप भी अटेंड कर सकते हैं। तो सर इसके अलावा और कौन कौन सी फाइनेंशियल मिस्टेक्स होती हैं लाइफ में? सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हमने अपने नॉमिनीज को प्लान नहीं किया। हम इंश्योरेंस तो ले लेते हैं, वाइफ को पता नहीं इंश्योरेंस कहाँ रखा है, पॉलिसी कहाँ रखी है, एजेंट का नंबर कौन सा है, तो वो ज़रूर दें वो लोग। दूसरा, आपने अगर घर प्लान किया है तो घर की वसी, आपके पास एसेट्स हैं तो विल ज़रूर बनाएं, क्योंकि विल के बिना वो घर डिस्प्यूट में पड़ गया। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। मैं एक फैक्ट बता देता हूँ। मान लीजिए ए बी नाम से हमने घर लिया, जैसे ए मैं हो गया, वाइफ बी हो गई, अब मैं नहीं हूँ, तो क्या मेरी वाइफ पूरे घर की ओनर हो गई? नहीं, नहीं। वो बी पार्ट की ओनर है, ए का तो कोर्ट ही डिसाइड बिल्कुल। करेगा। अब क्या है, अब ये साइन भी नहीं कर सकती बेचने के लिए, तो एटलीस्ट इतना तो प्रोटेक्ट करके जाओ। और ये पता ही होता कि कब जाना है, तो इंश्योरेंस क्यों ले रहा हो, तो विल भी वैसे बिल्कुल, ही है, तो इमीडिएटली बनानी चाहिए। क्योंकि जितना आपने लॉन्ग टर्म में अपना सारा कॉर्पस इकट्ठा किया, आपके फैमिली मेंबर्स को ही नहीं पता, तो वो तो अनक्लेम्ड ही रह गया सारा का सारा, अनक्लेम्ड रह गया, और अब जो दिख भी रहा है वो डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड है। कौन खरीद लेगा? बिल्कुल, ना बेच सकते हो, फंस के रह जाओगे कि कुछ उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। विल प्लानिंग के बारे में लोगों से बात करें तो उनको लगता है पता नहीं कितनी महंगी चीज़ की बात कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, छोटा सा है। आज मेट्रो सिटीज़ में कल्चर है कि आप फ्लैट्स में रहते हो। एक मिडिल क्लास फैमिली का फ्लैट जो है उसकी नेटवर्थ का कितना परसेंट होगा? आप इमेजिन कर पाओगे? इट इज 70 to 80%। ठीक, एक अर्थक्वेक आया और भाई साहब खत्म। हम्म। इंश्योरेंस है, नहीं है। कितने का होगा? इंश्योरेंस तो बेसिकली इन पे मिलता भी नहीं, कितने मिलता है ना? जो नेचुरल क्लैमिटीज होती है इन मिलता पे है, डिपेंड करता है कि मिलेगा, लेकिन मुद्दा यह है आपको बेचने कोई नहीं आएगा, क्योंकि उसको 200 रुपये मिलने हैं। बिल्कुल। इसका प्लान जो होते हैं 2000 से 5000 रुपये साल के हैं, ओके। कौन बेचने आएगा? कोई भी नहीं आएगा। ठीक, तो बिना खुद अपने पैसे को संभाल, देखिए आपको अपना एडवाइज़र खुद बनना पड़ेगा, कोई और उपाय नहीं है। मैं इतना मानता हूँ, एमबीबीएस कोर्स बनाने वाले के पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं थी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ। तो आपको भी अपना एडवाइज़र तो बनना ही पड़ेगा, वो स्किल रखनी पड़ेगी। पता है लोग क्या सोचते हैं, जैसे कोई बंदा डिफरेंट बैकग्राउंड से है, लाइक कि कोई बंदा बायो बैकग्राउंड से है, तो उसे ऐसा लगता है ये फाइनेंस, बट करना तो खुद ही पड़ेगा। मान लो डॉक्टर बन गया, पैसे कमाएगा, चलाने तो खुद ही पड़ेंगे उस पैसे से। तो फाइनेंस में पता है जार्गन्स जानबूझ के रखे जाते ताकि आप सीखने नहीं आओ। बिल्कुल सो ये बहुत आसान है, कॉमन सेंस है। वही बात है ना, अगर आपको कोई पॉलिसी लेनी है, आपको सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन पहले से ही पता है, तो सामने वाला आपको कोई गलत बेच ही नहीं पाएगा। आप वो लोगे ही नहीं ना। हाँ मतलब लेंगे ही नहीं, डिपेंड, वो कॉन्वर्जेशन हो जाएगी, फिर बंदा कहेगा यार, और नहीं पता होगा तो मैं एक खूबसूरत सी बात आपकी बताता हूँ। आपने इतने अच्छी पकौड़ी बनवाई घर में आपके, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इसकी स्मेल इतनी अच्छी है कि ये वैसे ही दूर से लग रहा है कि इसको खाया जाए, ठीक है। अब मान लीजिए ये बेकार है, तो मैं बोलूँगा मेयोनीज भी लगाऊंगा, इसके साथ सॉस भी डालूंगा, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं वो नाम भूल गया, आप इस मसाला डाल दो, 5 तरह के सॉस डाल दो, इसके ऊपर पत्ते भी लगा दो, बेस खराब है। तो इंश्योरेंस वैसा ही है। तो बेस तो उसका गड़बड़ है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में नहीं हो सकता। आपके जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता। इंश्योरेंस रिस्क प्रोटेक्शन के लिए बस उतना करें, वेल्थ बनानी है तो बाकी चीज़ों पे जाएं। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट अलग अलग हैं। दोनों अलग दोनों अलग अलग हैं कि इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट में कभी देखना ही नहीं है। नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना। तो इंश्योरेंस की बात करें तो फिर टर्म प्लान, अब सर टर्म प्लान के अंदर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। टर्म प्लान में वनीला प्रोडक्ट लीजिए। वनीला का मतलब हो गया कि सिर्फ टर्म बेस प्लान प्रोडक्ट। बेस प्रोडक्ट ले लीजिए। आपको राइडर लेना है, हद से ज़्यादा एक्सीडेंटल राइडर ले लीजिए, दूसरा कोई राइडर लेने की ज़रूरत नहीं है उसके ठीक है। अंदर। और टर्म प्लान का कवरेज पूरा लें। लोग हमसे अक्सर क्लास में बोलते हैं कि आई हैव टर्म प्लान। मैं कहता हूँ टर्म प्लान छोड़, तो ये बता भाई कि अगर तुम नहीं हो, परिवार कितने दिन तक सरवाइव करेगा, इसका कैलकुलेशन कर लो। होश उड़ जाते लोगों के। बिल्कुल। तो
टर्म प्लान प्रॉपर लें। ठीक है सर, अभी लाइक कि मैं अपने पूरा एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने अपना असेसमेंट पूरा का पूरा कर लिया, अभी मैं बिल्कुल ज़ीरो सिचुएशन पे हूँ कि अब मेरे को रियलाइज़ हो गया कि मेरे को करियर में भी ग्रोथ लेनी है और अभी मेरे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो आप एक यंग माइंडसेट को कैसे एडवाइस करोगे कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करे? उसको सबसे पहले देखिए, यंग बंदा जो है अगर 25 साल की उम्र का है, उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने स्किल सेट पे और कमाने के ऊपर, ओके। कैसे वो कमा सकता है। ठीक है। एक बंदा है, मान लीजिए 15,000 की उसकी सैलरी है मिनिमम वेजेस पे, क्या इन्वेस्ट करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। उसको 15,000 से 50,000 पे तो आना ही आना है। तो पहले तो वो ये करे कि वो 50,000 पे आए, उसके ऊपर बढ़ाता जाए लगातार। ठीक है। करियर एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको सींचना कभी रोक नहीं सकते आप। इट इज़ अ साइकिल, जिस दिन रोकोगे उस दिन गए। आप अगर काम कर रहे हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की साइड जाते हो, आप कुछ भी स्किल सेट अक्वायर करते हो, पैशन के ऊपर काम करते हो, तो काम होगा ना, उससे पैसे भी आएंगे पहले। सो करियर पे काम किया, देन आपके पास में इमरजेंसी का पैसा चाहिए। अल्टीमेटली एक 25 साल का लड़का है, वो क्या करेगा? वो 4 जॉब जंप मारेगा। बिल्कुल। तो इमरजेंसी का पैसा रखे, अगर आगे कोई पढ़ाई करनी है बड़ी तो उसके लिए करे। यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, वो कहेगा नहीं नहीं मेरा कोई गोल नहीं है। लेकिन उससे अगर आप पूछो कि तूने कुछ प्लान बनाया पढ़ाई का, कहेगा हाँ 2 साल बाद एक पढ़ाई का, तब पैसे कहाँ से आएंगे? अब वो पैसा मैं इक्विटी में कैसे डाल सकता हूँ? आप शादी के लिए पैसा डालोगे, निकालोगे, बिल्कुल। घूमने जाओगे पैसा चाहिए, वो पैसा इक्विटी का कैसे हो सकता है? तो उन्होंने खुद ही अपने गोल्स को डिफाइन नहीं किया। ओके। तो जो अपने आप को नहीं पहचानता तो वो उल्टा सीधा इन्वेस्टमेंट करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप स्टेशन जाओ और बोलो टिकट दे दो कहीं का भी, मतलब जाना तो है, मुझे नहीं पता, जैसे मान लीजिए यहाँ से जाना है मुझे श्रीनगर, जम्मू जाना है, और मैं जाके बोलूँ दिल्ली का टिकट दे दो, गलत गाड़ी में बैठ गए, उसका गाड़ी चल दी, किसी ने कहा कि ये तो दिल्ली जा रही, तब कूदोगे, क्या होगा? मरेगा ही बंदा। तो इट्स अ ट्रेन, व्हीकल है, आपको जैसे जाना है, जो यूज़ है उसके हिसाब से चलो। तो अपनी लाइफ को पहले प्लान करें, ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट मैच करें। ओके, तो बेसिकली आपके कहने का मतलब ये है कि गोल बेस्ड प्लानिंग होनी चाहिए। बड़े से बड़े लोग गोल बेस्ड करते हैं, बिना उसके कैसे हो जाएगा? तो सबसे पहले कोई भी पर्सन अगर इन्वेस्टमेंट में उतर रहा है जैसे भी है, तो सबसे पहले वो लिस्ट बना ले कि उसके लाइफ की स्टेजेस क्या हैं। लाइक कि अगर मैं अभी 26 का हूँ, तो मैं 2-3 साल बाद मानो कि शादी होगी, फिर बच्चे की प्लानिंग, फिर उस मतलब सबका साइकिल तो यही है। किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को घर लेना है, फिर बच्चे की एजुकेशन, फिर सबकी साइकिल तो यही है कि किसी मतलब अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी की अलग अलग हो सकती है, बट साइकिल तो सेम ही है। सेम है। तो अब उसके अकॉर्डिंग सर कैसे आप कैसे देखते हो सर, गोल्स को कैसे देखते हो कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, या कैसे देखते हो मैं गोल्स को? एग्जांपल देता हूँ, देखिए दूरदृष्टि नहीं होती लोगों की। ओके। बेबी है, बेबी घर पे आया, लगेगा सब कुछ कर दूँ। जब वो बेबी बड़ा हो रहा, धीरे 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 धीरे, पहले प्ले स्कूल में आपने कॉम्प्रोमाइज़ेस किए, फिर स्कूल में कॉम्प्रोमाइज़ेस किए, छोटा स्कूल ले लो। हर पिता की चाहत होती है उस शहर के बेस्ट स्कूल में पढ़वाएं, उसके बाद धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। फिर आप अगर नोटिस करो, एक पिता ही बताता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के फॉर्म कहाँ मिलेंगे, फिर क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि वो अपने फेलियर को उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने इन्वेस्टमेंट्स गलत किए, आप बड़ा कॉलेज ले नहीं सकते, अब आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ेस सिखा रहे हो। ठीक क्यों? पहले से अगर जोड़ लें कि भाई जो मूविंग टारगेट है, हम लोग शूटिंग प्रैक्टिस होती है, एनसीसी में थे, तो आप अगर मूविंग टारगेट पे जाते हो तो ये तो टारगेट जो आप ले रहे हो वो टारगेट ही मूव कर रहा है ना। बिल्कुल। तो ये देखना पड़ेगा, खुद प्लान करना पड़ेगा, या कोई और करेगा? ओके। तो अगर आपको पता है कि आज जिस कॉलेज की फीस मान लीजिए 10 लाख रुपए है, 10 साल बाद वो 26 लाख रुपए होने वाली है, तो इसमें मतलब नया क्या है? तो अगर हम ये मान लें कि आंख बंद करके हम बैठ जाएंगे, दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी, तो इसका कोई उपाय नहीं है। तो दे हैव टू प्लान, उनको उनको लिखना पड़ेगा, उसमें इन्फ्लेशन डालना पड़ेगा। और इन्फ्लेशन से बड़ा सच्चाई कुछ और हो सकता है क्या? आपका ये घर कितने का था, आज कितने का है? बिल्कुल। अब लोग कहेंगे इन्फ्लेशन नहीं है, ये तो घर की ग्रोथ है। अरे उसी को इन्फ्लेशन बोलो ना, हर एक का इन्फ्लेशन अलग अलग है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसको बिना कंसिडर किए नहीं होने वही वाला। बात है ना, 10 रुपए वाली चॉकलेट पहले इतनी बड़ी आती थी, अब उन्होंने साइज घटा दिया, हाँ, या फिर बड़ी रखी तो 20 की कर दी। कि इंटरेस्टिंग। कैसे मर्जी कर लो कि श्रिंकफ्लेशन लगा लो या फिर प्राइस बढ़ा दो कि
इंटरेस्टिंग है, लोग बोलेंगे देखो वो अभी भी 10 की आ रही है। अरे आप अपने मतलब देखने का नज़रिया बदलो ना। लोग क्या बोलते हैं मेरे से कि 100 रुपए की चीज़ है आज की, कल मेरा 100 रुपए में अब 93 रुपए का सामान आएगा। मैं कहता हूँ ये मत सोचो, उल्टा सोचो। 100 रुपए है, तुम्हें 107 चाहिए उसी चीज़ को रखने के लिए। हमारे यहाँ कहावत है मिडिल क्लास की, चादर में रहो। बिल्कुल। 100 का 93 हुआ, चादर छोटी हो गई। हम्म। ठीक। सही बात है। आपकी चादर छोटी होती जा रही, क्या करोगे? लास्ट में तो घुटने लग गए सीने के साथ, खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो चादर को, आपकी ये जो चादर है वो लगातार 7% तो मिनिमम चाहिए। ये तो आप सर बेसिक नीड्स के ऊपर कह रहे हो कि टमाटर प्याज, लेकिन अगर हम एजुकेशन इंश्योरेंस पॉलिसी को कैलकुलेट करें, वो 14% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है हर साल। हाँ, तो उसका हम बोलें कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हमने आंख बंद कर रखी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मतलब मैं कहने का मतलब यही है कि लोगों के दिमाग में चलता है कि 7% की एफडी में 7% मिल रहा है, लोग इन्फ्लेशन 7% जोड़ेंगे नील, उनकी ग्रोथ तो नहीं हुई ना। देखिए प्रॉब्लम क्या है, जो चीज़ आप कह रहे हो इसका सॉल्यूशन एक ही है, लोगों को अपने ओपिनियन पर डाउट करना पड़ेगा। आप जिस भी चीज़ को, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, लोग जो सवाल पूछते हैं उस सवाल का भी बेस नहीं होता, मतलब वो सवाल ही गलत है। अब मान लीजिए कोई बोले कि इसके ऊपर कॉलेज जो है उसके रेट नहीं बढ़ेंगे, या मतलब वो सच्चाई से आंखें कैसे बंद कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो उनकी ओपिनियन है उसको मतलब वहाँ बंद करें, रोकें, पूरी बोर्ड को साफ करें, अनलर्न करें। मनी की जो लैंग्वेज है वो सीखने की ज़रूरत है। मनी की लैंग्वेज में पहला पार्ट आता है रियल रेट ऑफ रिटर्न। आपने रियल वेल्थ का एक सवाल पूछा था, व्हाट इज़ रियल वेल्थ। मान लेते हैं ये आज 100 रुपये का है, ठीक है। इस 100 रुपये की अगर मैं एफडी खरीदता हूँ, क्या मैं इसको अगले साल खरीद पाऊँगा? मैं इसको खरीद नहीं सकता। अब मुझे वेल्थ बनानी है, तो अगर अगले साल ये 107 का है और मुझे 107 मिल रहा है कहीं से, तो वेल्थ कहाँ से बनी? बिल्कुल। वेल्थ बनाना है मतलब मैं खरीदूंगा तो इसी को, मैं इसको ज़मीन से जोड़ दूं, दाल से जोड़ दूं, किसी भी, आपका परचेजिंग पावर ही तो आप चाह रहे हो। तो परचेजिंग पावर टर्म्स में आफ्टर टैक्स, अब लोग क्या बोलते हैं, टैक्स को क्यों जोड़ूं? मत जोड़ो, देना नहीं है क्या? टैक्स तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। सो आप इसको काउंट ही नहीं करना चाहते तो क्या बोले? तो बेसिक मैथमेटिक्स को में प्रॉब्लम नहीं है, उनकी सोच में प्रॉब्लम है। अब कोई लिखता है कि 40, मेरे यूट्यूब कमेंट में है कि 40,000 तक तो टीडीएस माफ़ है। अरे टीडीएस माफ़ हो किसी भी लेवल पे हो, मुझे मतलब नहीं, मुझे तो देना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो पोस्ट टैक्स रिटर्न को मेरा 7 से ज़्यादा होगा तो वेल्थ बनेगी, ये रूल एकदम क्लियर है। ठीक है सर, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक किसी ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, मतलब असेसमेंट हो गया किसी भी एज में, किसी को 30 में हुआ, किसी को 40 में हुआ, अब उनको समझ आ गया कि ये पॉडकास्ट देख लिया, रियल वेल्थ का मतलब समझ आ गया कि इन्फ्लेशन बेट करना है, कि मतलब ये इन जनरल है। इन जनरल आ गया कि वो चीज़ है। अब सर सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ आती है, सेफ्टी। अब मैं मानो अपना 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मानो मैंने अभी 1 लाख रुपए सेव कर लिया है, तो आप बताओ मैं उसको किस तरीके से कर सकता हूँ? मैं सेफ्टी पे आता हूँ तो पुलकित जी, सेफ्टी में 2 सवाल होते हैं। ओके। एक सवाल आपका होता है कि पैसा, मेनली लोगों का सवाल ये होता है पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा। दूसरा एक सवाल होता है डूब तो नहीं जाएगा। डूबने के बाद पे मैं आपसे वापस से आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि आपने इसको एफडी में रखा तो मुझे 1 साल बाद ले पाओगे, 2 साल बाद ले पाओगे, 20 साल बाद ले पाओगे, क्या करोगे? मैं समझ गया। इस 100 रुपये से आपका घर, आप पिछले इतिहास में जाओगे तो 100 रुपये वैल्यू है इस घर की, है ना। सो सेफ्टी आप बोलते किसको? ठीक वी है। आर लिविंग इन रिलेटिव वर्ल्ड। जब हम रिस्क पढ़ते हैं, सबसे पहला रिस्क ही इन्फ्लेशन है। इस रिस्क को अगर हम जोड़ेंगे नहीं तो काम होने वाला नहीं है। दूसरा, सेफ्टी की जब मैं बात करता हूँ आपसे, आपने सेफ्टी कैसी, लोग बोलेंगे, लोगों को क्या है एक प्रॉब्लम, दे आर अनकंफर्टेबल विद अनसर्टेनिटी एंड दे हैव टू बी कंफर्टेबल विद अनसर्टेनिटी। आप ज़मीन खरीदते हो, आपने देखा है ज़मीन से पैसे बनते हुए, ज़मीन खरीद के 2 साल तक ज़मीन के रेट ना बढ़े, वो कहेंगे कोई बात नहीं भैया इसका रेट बढ़ेगा। आपने इक्विटी में जब पैसा डाला, आपने बिजनेस में डाला है। ओके। आपसे ज़्यादा तमीज़दार इंसान है वो जिसने बिजनेस चला रहा है, ठीक। म्यूचुअल फंड ऐसे बिजनेसेस का पोर्टफोलियो है। तो अगर आप नमक खा रहे हो, अगर आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, तो वो बढ़ेगा। ठीक है। तो फिर वहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? वो तो आपसे ज़्यादा रिटर्न बना के देगा।
अच्छा, एक चीज़ सर ये बताओ कि इमरजेंसी फंड्स फिर कैसे जनरेट करें? इमरजेंसी फंड जनरेट करेगा कि मतलब जनरेट इन द सेंस कि सेव सेव कैसे करें, कहाँ करें इमरजेंसी पोस्ट फंड को? टैक्स रिटर्न जहाँ ज़्यादा मिले, ओके। घर में जिसका जो पोस्ट टैक्स रिटर्न बनता हो। अब उनको वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है, बोलते हैं अच्छा ये हमें करना पड़ेगा, आप ही को करना पड़ेगा। आपके फादर हैं, सपोज रिटायर्ड हैं, तो अगर उनका इनकम टैक्स कम है तो एफडी उनके नाम से रखें, अपने नाम से क्यों रखें? मदर के नाम से रख लीजिए एफडी। तो घर में जिसका टैक्स स्लैब कम हो वहाँ पे आप एफडी कर लीजिए, ठीक तो है। बिना रिस्क लिए पोस्ट टैक्स रिटर्न बढ़ गया। ठीक है। तो इमरजेंसी के लिए मैं यही मान के चलता हूँ 7% मुझे पोस्ट टैक्स मिल जाए, ठीक है। तो आप उसको कर लीजिए। ठीक है, तो चलो सर थोड़ा पॉडकास्ट को ना और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। लाइक कि अभी मेरी एज है 26। अब आपको पता है कि लाइफ साइकिल सबकी सेम है कि 2 साल बाद शादी। मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जैसे मानो 2 साल बाद शादी, फिर उसके बाद किड्स प्लानिंग, फिर एजुकेशन प्लानिंग, ऐसे ऐसे करके। तो आपके अकॉर्डिंग, लाइक मेरी इनकम है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, तो आपके अकॉर्डिंग इसका कैसे रहेगा, कैसे सेव करना चाहिए, कौन से गोल को लॉन्ग टर्म देखना चाहिए, कौन से गोल को शॉर्ट टर्म देखना चाहिए, तो आपके अकॉर्डिंग कैसे रहेगा? मेरे अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपको भारी पड़ जाएगा। मैं सबसे पहले पूछने वाला हूँ आपके गोल्स क्या हैं, 60 पे क्या चाहते हो, आपके गोल्स जो लाइफ में बिल्कुल। फर्दर। जैसे मैं बताता हूँ, 35 to 40 के बीच में एक घर होना चाहिए, और उसी टाइम पे कार होनी चाहिए, खुद की नई कार। अभी जैसे सेकंड हैंड से भी चलेगा गुजार, क्योंकि बेसिक नीड तो है ही है कि पेरेंट्स भी है, उनको लेके जाना है, ये सारी चीज़ें। और 2 साल बाद मैरिज का, फिर उसके बाद मैरिज के बाद ट्रिप्स होते हैं, मतलब सबकी ह्यूमन साइकिल सेम है, आप अंडरस्टैंड कर ही सकते हो। जस्ट एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं तो। थोड़ा सा उसमें पुलकित जी थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ। ये 1 लाख रुपए है जो भी आपका, आपका करियर कैसा है 2030 में 40 में, आपका करियर कैसा है, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जितने भी रिस्क हैं, यू नीड टू आइडेंटिफाई द रिस्क ओके। एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई द कैश फ्लो रिक्वायर्ड। जो भी फंड्स रिक्वायरमेंट है बिजनेस से रिलेटेड, वो आपको अलग लेके चलना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है। अब देखिए फ़र्क आ गया, आपने अपनी बात की, तो आप एक बिजनेस मोड पे काम करते हो, बहुत सारी ऊंच नीच होती है। वी नीड टू सर्व आवर बिजनेस फर्स्ट। हमारा घर किससे चलता है? एक पेड़ है, उस पेड़ को सर्व करना पड़ेगा, तो उसकी फंड रिक्वायरमेंट को अलग लिख लीजिए, क्योंकि वो हमको मैच कराना पड़ेगा। दूसरा, इनकम ग्रोथ कितनी होगी, तो उसको भी आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। नाउ इसके अंदर में इमरजेंसी का पैसा, तो आपकी जो भी बिजनेस की और अपनी रिक्वायरमेंट है उसका 6 महीने का पैसा तो कम से कम रखा होना चाहिए। ठीक है। प्लस मैं देख पा रहा था जैसे आपके यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स हैं, तो सीनियर सिटीजन्स का क्या प्रोविज़न है, आपके डिपेंडेंट्स कितने हैं, तो आपके जितने डिपेंडेंट्स हैं उन डिपेंडेंट्स के अकॉर्डिंग, मैं एग्जांपल देता हूँ। एक गौर साहब थे, उनके यहाँ पे फैमिली में क्या था, उनकी वाइफ के साइड में ही वॉज द ओनली मेल, मतलब वाइफ के साइड में भी ये जो दामाद है यही सब करने वाला है। तो वहाँ पे हर साल 60-70 हज़ार बीमारी का खर्चा था। तो व्हाट आई सजेस्टेड कि आप पहले यहाँ पे इनका ना मेडिक्लेम कराओ। उनका बोले आप करा नहीं सकते, आप उनको पैसे दे तो वो करा लें, तो कम से कम वो 60-70 हज़ार पहले बचेंगे। तो इस तरह से जितने भी डिपेंडेंट्स हैं और जितने भी रिस्क आप फेस करते हो ईयरली, उसको अलग लिख लो, क्योंकि इमरजेंसी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर सेकंड नंबर पे हमने, आप मान के चलो बिजनेस में हो तो 6 महीने की जगह आप उसको साल भर का कर लो, इमरजेंसी का पैसा। अब आपके जो पैसे रिक्वायरमेंट है अगले 2-3 साल में, वो देख लो। कई बार होता है कि वो सॉफ्ट लोन है, कुछ है, वॉट एवर रिक्वायरमेंट इज। बाकी पैसा हेविली इन्वेस्ट कर दो अभी, क्योंकि आपका 26 के आप हो तो कोई ऐसा ऑब्लिगेशन अभी दिखता नहीं। ठीक है। सो मैरिज पे पैसा चाहिए, किड्स के टाइम पे पैसा चाहिए, तो उसका अलग पोर्टफोलियो कर लो। ओके। रिटायरमेंट आप कैसे लोगे वो आपको अभी तय करना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपकी एक सर्टेन लाइफस्टाइल आने वाली है। जैसे आपने कहा सेकेंड हैंड कार चल जाएगी, तो सोसाइटी में आप अपना जीने का रहन सहन वो सब चेंज करोगे, तो जो भी लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल कितने वाली लोगे आप, जो भी आपका आइडियल है उस हिसाब से आप बताओ। 1 लाख पर मंथ। 60 पे रिटायरमेंट लेते हैं, अगर 1 लाख की लाइफस्टाइल में लेता हूँ तो बस आपका जो खर्चा आने वाला, आपका जो टोटल, अब देखिए जो आपका पैसा दिखा रहा है, पेंशन प्लान आप ले नहीं सकते, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट लेते हैं, सारी चीज़ें हमने आज की मान ली, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ये सब, यू नीड 42 करोड़। ओके। आप सोच के देखिए, आपकी आवाज़ ओके में गिरावट आ गई, दब गई, बिल्कुल। दब गई आवाज़, लोगों को पता ही नहीं है ना।
42 crores, म्यूचुअल फंड यू नीड 32 crores। अब यहीं पे अगर आप रेंटल इनकम बना लेते हो तो यू नीड टोटल ऑफ 2 crores ऑफ टुडे। मतलब आज अगर आप अपने ही घर को मोनेटाइज कर लो तो यू कैन बी फाइनेंशियली फ्री फॉर एवर। ओके, तो कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। सेकेंडरी सोर्स वो भी मतलब ढंग के, उसको भी पढ़ना ही पड़ेगा ना बिल्कुल। आपको। एक्चुअली क्या है कि ये चीज़ें बदलती रहती है, मतलब ऐसा नहीं है नहीं, कि सेकेंडरी सोर्स से मेरा मतलब ऐसे नहीं था कि कोई बंदा ट्रेडिंग कर रहा है पैसे कमा रहा है, उससे नहीं, कि मतलब ढंग के, जैसे रेंटल इनकम आपने बोला कि ऑफिसेज ले लिए उसको रेंट आउट कर दिया, मतलब बिजनेस, एक्स्ट्रा बिजनेस कर लिए कुछ ना कुछ अलग से। उसमें रियल वैल्यू होनी चाहिए, ओके। रियल बैक्ड बाय सम एसेट, हम्म। एनी इनकम बैक्ड बाय एसेट। ओके। तो एसेट बेस्ड अगर कुछ भी है तो चलेगा, ओके। वो ग्रो करता रहेगा। बाकी फंडे वाले जो चीज़ें होती है इसका एक दौर होता है, तो उसकी प्रॉब्लम अपने आप में अलग हो जाती है। रियल बिल्कुल। वेल्थ जो है वो तो रहेगी ना, एसेट दिख रहा है तो उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी, उसको आपको मोनेटाइज करना होता है, तो उसके कंसल्टेंट्स अलग से आते हैं, प्रोफेशनल्स अलग से आते हैं उसके। ओके। बट इतना बड़ा फर्क है। बहुत ज़्यादा ही फर्क है, माइंडसेट खुल गया। अब ऐसे होता है ना कि मतलब जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं तो एक बूस्टअप मिल जाता है कि फटाफट ये वैल्यू इकट्ठी करो ना कि आज की डेट में, और अपनी एसेट्स बनाओ। आप इसको ऐसे सोचो ना, अब जो आदमी पढ़ना नहीं चाहता, जो आदमी चाहता है कि मैं एडवाइजर्स के भरोसे चलूं, उसको इंश्योरेंस वाला ये 42 करोड़ पे उस इंश्योरेंस वाले को दिख गया, यार 25 वाले लड़के को पकड़ लो, ये 42 करोड़ गया, मेरे पैसे कितने बन गए। म्यूचुअल फंड वाले को दिख गया 42 करोड़ जाएगा, मेरा उस साल का जो कमीशन आएगा दैट विल बी 42 lakhs फ्रॉम हिम। सो वो हमेशा यही चाहेगा कि आप म्यूचुअल फंड में रहो, आप इंश्योरेंस में रहो, आप किस में रहो उससे किसी को मतलब नहीं है। बिल्कुल। सो दिस इज वाई फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना हो नहीं सकता, और आप अल्टीमेटली इतने साल तक किसी दूसरे के लिए सिर्फ काम करते रहोगे मतलब सो तो सर यहाँ पर बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सर का भी यूट्यूब चैनल है प्लान योर वर्ल्ड के नाम से, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, आप जाके विजिट कर सकते हैं और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो सर हम अपने टॉपिक पर वापसी आते हैं, जैसे फाइनेंशियल मिस्टेक्स की बात कर रहे थे कि लोग गलतियाँ क्या क्या करते हैं। तो आजकल ना सर, मतलब लोग वेल्थ बनाना तो छोड़ो, लोन ट्रैप में भी बहुत फंस रहे हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड, आजकल इजी एक्सेस पे, मतलब फ़ोन, मतलब अपना ओपन करो, ऐप्स आ गए हैं, 5 मिनट के अंदर आपको लोन दे देते हैं, लोग उस डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो आपका इसके ऊपर क्या थॉट्स है? देखिए, जो भी अपने गोल्स लिख लेता है, आगे के बजटिंग कर लेता है, वो ऑटोमेटिकली लोन ट्रैप से बचने लगते हैं। मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस यही कहता है। द मोमेंट यू राइट अबाउट योर लाइफ, आपको रियलिटी दिख जाती है, आप अपने सारे फालतू के एक्सपेंसेस पोस्टपोन कर लेते हो, खुद करते हो आप। आपको दूसरा एक तरीका क्या है, आसान सा तरीका, आपको वेन एवर यू फील, चाहे आप ई कॉमर्स वेबसाइट से खरीद रहे हो, चाहे मॉल पे जाके खरीद रहे हो, आपको लगता है ये मुझे खरीदना, पोस्टपोन इट बाय 2 days। बल्कि जी अगर आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है यू विल बाय इट, अगर नहीं इम्पोर्टेंट है सुबह भूल भी जाओगे, बिल्कुल। वो याद भी नहीं रहेगा कि वो लेना था। तो सिर्फ इतना कर लें तो सेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। वही बात होगी, जैसे कभी लड़ाई हो जाती है ना तो पापा बोलते हैं उस टाइम गुस्सा मत करना, 2-3 घंटे बाद जाके सोचना कि कैसे, फिर बंदा ठंडा ही हो जाता है कि कहता है कि अब गुस्सा करके भी क्या नहीं फ़ायदा। फिर या मतलब भूल जाता है कि गुस्सा किस बात पे हुआ था। हाँ, तो वो ऐसे ही सेम चीज़ है कि जो चीज़ लेनी है दिमाग में तो चल रही होगी। अब आज के टाइम में जैसे मैं मिंत्रा की बात करूं, मेरे को कोई शूज़ दिख गए तो मेरी फीड में भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, बारी बारी नोटिफिकेशंस आते रहेंगे कि आपने ये जूता सर्च किया, तो वो चीज़ चलती रहती है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक रंजन साहब थे ओके। मेरे इनिशियल डेज के क्लाइंट्स में से। सो फार्मा इंडस्ट्री में थे। बोले विप्लव जी मैं खुल के ज़िंदगी जीता हूँ। तो मैंने उनका घर देखा, मैंने कहा खुल के जीने वाली ज़िंदगी तो दिख नहीं रही है ना। मैंने कहा क्या करते हैं, फिर बजटिंग शुरू की। मैंने कहा क्या क्या लेना है, तो बोला, मैंने पूछा लैपटॉप। बोले नहीं नहीं लैपटॉप जस्ट आई परचेज लैपटॉप। मैंने कहा अच्छा, तो जिस भाव में बोले मैंने कहा सुनना चाहूँगा। बोले मैंने 4 महीने पहले एक डेस्कटॉप लिया, मुझे लगा कि मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है, ऐसे ही बोले मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है, तो मैंने अपने फ्रेंड को वो दे दिया। भाई जो आपकी ज़रूरत होती है मैं ख़रीदता हूँ। मैंने कहा जब फ्रेंड को दिया, ठीक है फ्रेंड की दोस्ती निभाई आपने, अब जब ज़रूरत लगे तो ये 2 दिन वाला कॉन्सेप्ट उनको मैंने बताया।
उनके लाइफ में सेविंग के नाम पे कुछ नहीं था। 6 मंथ्स के अंदर उन्होंने इतने पैसे बचा लिए। स्पेशली मुझसे मिलने आए ऑफिस, बोलते हैं सिर्फ इस आदत के चलते, लेकिन मेरे दोस्त नाराज हो गए, पहले उनको गिफ्ट मिलते थे। उन्होंने बोला मुझे जब जो लगा मैंने वो किया, और ये चीज़ से हमको बचने की ज़रूरत है। ओके। आपको देखिए, कोई जो गलत स्पेंड करता है ना, उसको कभी लगता नहीं कि उसने गलत स्पेंड किया है। बस इतना कर ले कि पोस्टपोन कर ले एक्सपेंडिचर को, तो ऑटोमेटिकली आपका जो सेविंग है वो बढ़ेगा। दूसरा, अगर आप ये सोचो कि आपको वेल्दी बनना है, मैं एग्जांपल देता हूँ। अमीर कैसे होते हैं, पहले आप, मेरी लाइफ में पहला अमीर में जो टकराया वो क्या था इंसिडेंट। ओके। हमारे एक क्लाइंट ने शेवरोलेट की क्रूज़ ली। क्रूज़ किस वक्त आती थी आपको भी पता है। डीलर ने कहा कि इंश्योरेंस करके लीजिए, उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना इंश्योरेंस अपने आप कराऊंगा। गाड़ी वहाँ से निकाली और इमीडिएटली एक टैंकर ने उसको हिट किया, गाड़ी पे डेंट आया बहुत तगड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, 2.5 लाख रुपए का खर्चा है, कर दो। हम लोग क्या करते हैं? मतलब पहले तो व्हाट इज वेल्दी? व्हाट इज वेल्दी? दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दीज समझ एक्सपेंसेस, गया। छोटे छोटे। उस लेवल पे जाने का मतलब है ना, मैं, कुछ लोग कहेंगे कि इसमें इंश्योरेंस होना चाहिए था, मैं सारी बातें मानता हूँ, उनको फर्क ही नहीं पड़ा कि फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे एक कस्टमर को मैंने कहा यू नीड इंश्योरेंस, उन्होंने कहा विप्लव देखो, हम दिखाते हैं मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर को, वो जहाँ बोलता है एडमिट होने को वहाँ हो जाते हैं, वो इतनी सी पर्ची पे लिख के दवाई देता है, तुम्हारा इंश्योरेंस वाला देगा? बोले नहीं, मुझे दूसरे डॉक्टर्स पे भरोसा नहीं है। अब आगे का वर्ड ये है, मेरे घर में 4 मेंबर हैं, पर हेड मेरे को 2-2 करोड़ रुपए का अगर किसी साल में खर्चा करना पड़ा, आई एम लीस्ट बॉदर्ड, दीज आर वेल्दी। ओके। तो जब हम ये सेंस ऑफ प्राइड लेते हैं कि एक मोबाइल मैंने आज खरीद लिया, तो वेल्दी की डेफिनेशन समझ लें। मैं समझ गया। तो अब इसमें एंगल क्या आता है? सबसे पहले माइंडसेट बदलने का, क्रिएट वेल्थ, सर्व योर वेल्थ, उसकी इनकम से लग्जरी को एंजॉय करो। जैसे केबीसी में लोग जीतते हैं, जीतने के बाद आप देखो खर्चा करते हैं, खुल के खर्चा करते हैं, ये पागलपन है ना। आप सर्व करो वेल्थ को, वेल्थ से जो इनकम आई उस पोर्शन से आप लग्जरी एंजॉय कर लो। सो अगर आज आपके पास 40 करोड़ रुपए है, और उस 40 करोड़ रुपए से अगर आप मान लेते हैं साल का 1 करोड़ रुपए आप निकालते हो अपने एक्सपेंडिचर के लिए, तो बहुत है, फिर आप लग्जरी लाइफ जी सकते हो। बट मुद्दा क्या है, लोग कहेंगे 40 करोड़ कैसे आए? 40 करोड़ आएगा ही तब उस माइंडसेट से जब आप वेल्थ बनाने की साइड जाओगे। शुरू कहीं से तो करोगे, बिल्कुल। खर्चे रोकने पड़ेंगे। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज कि जब मैं 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, हमारे साथ साहिल भारद्वाज जी हैं, ये जानते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं 1 लाख फूंक दूंगा, वरना 10 रुपए नहीं फूकूंगा। बिल्कुल। सो इट्स एन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट। आपने माइंडसेट वाली बात बिल्कुल ठीक कही। मैं ना जो ये क्वेश्चंस लेके आया हूँ, मैं रियल लाइफ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, अलग अलग जगह मैंने जाके पूछे हैं। तो एक बंदे से मैंने पूछा, मैं कहा फाइनेंशियल का कैसे, जो चल रहा है जितना मिल रहा है ठीक है, किसी का 30,000 आ रहा है तो कह रहा है ठीक है, मतलब ग्रोइंग माइंडसेट ही नहीं है। उसने लाइफ का, अपनी लाइफ का हिसाब किताब लिखा नहीं आगे का ना। उसको पूछ लीजिए कि अगर वो बेबी प्लान कर रहा है, उस बेबी की एक्सपेक्टेशन उससे क्या है, उसके बाद आत्मा कांप जाती है अपने आप। लोग इंश्योरेंस नहीं लेते, आप उनसे बोलिए ज़रा अपनी बीवी बच्चों को बेड पे छोड़ दें और ज़रा किनारे आके रात में एक बार खड़े हो जाएं और अपने आप को परछाई मान लें थोड़ी देर के लिए कि फ़ोटो से बोल रहे हैं, आत्मा कांप जाएगी। उनका सुख दुख कौन इंश्योर करेगा? सो रियलिटी से भागने में कोई मज़ा नहीं है। सो अगर मिडिल क्लास में आप एंजॉय कर सकते हो तो उसका एक ही तरीका है, आप सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हो। माइंडसेट बदलना है, थोड़े थोड़े प्रयास से हो जाएगा। बिल्कुल। एंड बहुत सारे लोगों ने ये किया है, कोई भी कर सकता है, एंड इट्स सिंपल। प्रॉब्लम क्या है, देखिए, हम जब हालात को छोड़ देंगे ना कि ये तो होता नहीं है। आप मुझे बताओ, आपने बजटिंग करी, आप अपने घर की बजटिंग करते हो, लोग क्या बोलते हैं, मैं अपने खर्चे लिखता हूँ। भाई खर्चे करके मत लिख, करने से पहले लिख। करने से पहले लिखो। तो लिख ले खर्चे सारे, उसके बाद अकाउंट वाइज अपने आप चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी कि जो बेफालतू के वो लेंगे ही नहीं। सिंपल है। दूसरा, आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट अलग करो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्यों अपने एक्सपेंडिचर अकाउंट से करना? फिर आप बोलोगे अरे इस महीने तो मेरे पैसे कम हो गए। तो
रूल इज आपकी सैलरी आई, आप पहले इन्वेस्टमेंट के पैसे अलग करो। अब जो आपने, आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, जितना पैसा चाहिए उतने पैसे रखो एक्सपेंडिचर के, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पैसे से कटौती नहीं होगी। सो व्हाट आई से, आपकी सैलरी आई, आपका जो भी अमाउंट आया 1 तारीख को, यू टेक योर सैलरी, आप निकाल लो। मान लो 1 लाख रुपए आया, आपको लगता है आपका 20,000 से काम चलेगा। अब देखिए, मैं जब खर्चे की बात करूँ तो मैं नीचे की हाँ, फिगर पे आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। आपका 20,000 से काम चलेगा, आप 20,000 निकालो, फिर ज़रूरत पड़े 2,000 और निकालो, फिर ज़रूरत पड़े 2,000 और निकालो, लेकिन ऐसे ही निकालो। हम क्या करेंगे? नहीं, जहाँ लगना है कार्ड लगा दिया। बिल्कुल। तो कार्ड को स्वाइप करना, जिनके खर्चे कंट्रोल नहीं कर पाते वो कार्ड स्वाइप करना बंद कर दें। ओके। वो एटीएम से विड्रॉ करें और उतने पैसे से ही खर्च करें जितने जेब में हैं, ऑटोमेटिकली खर्चे नीचे आ जाएंगे। ठीक है। तो सर यहाँ पर आपने ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं। अब इसको जल्दी से रैप अप करते हैं। मैं आपसे लास्ट से ही पूछूंगा, तो वेल्दी बनना ना अपने आप में एक जर्नी है, ठीक है। अब कोई एक नॉर्मल बंदा है और एक वेल्दी बनना है, तो यहाँ तक का सफ़र अपने आप में एक पूरी की पूरी जर्नी है। तो इसको लास्ट में जल्दी से आप रैप अप कर दीजिए कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। वेल्दी बनने के लिए वेल्दी माइंडसेट चाहिए, उसके बाद काम करना है। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करना है। आपको अकाउंटिंग वाइज आपको पहले से तय करना है, मैं इतने खर्चे में जीऊँगा, ये पैसा मेरा भविष्य का है, ये पैसा मेरे करियर के ग्रोथ का है। ये 2 चीज़ों पे ही रख के वो पूरी ज़िंदगी अपनी आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ में उनको टैक्स प्लानिंग ज़रूर पढ़नी चाहिए। टैक्स प्लानिंग से काफ़ी सारी वेल्थ एक्स्ट्रा बन जाती है, बिकॉज जैसे एफडी है, एफडी आप फादर के नाम पे करोगे तो आपका रिटर्न ज़्यादा बनेगा। सो आपकी वेल्थ बनाने के लिए उसको टैक्स ऑप्टिमाइज़ करें, अच्छे सीए को हायर करें या फिर पढ़ाई करें उसकी। ओके। दूसरा कोई उपाय है नहीं ऑफर। ठीक है। तो सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। धन्यवाद।